गरीब दर्जी सास की 5 बहुओं की पत्तों की साड़ी। पैसा कमाने की चाहत में 5 भाई सुरेश, रमेश, महेश, अजीत, राहुल अपने गांव, अपनी पत्नियां और बूढ़ी माँ को छोड़कर एक गाड़ी में बैठकर गांव से शहर जा रहे थे। तभी पांचों के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसमें पांचों में से किसी का हाथ कट जाता है तो किसी का पैर कट जाता है और पांचों जीवन भर के लिए अपाहिज बनकर अपने घर में बैठ जाते हैं। इस हादसे के बाद रमेश की बूढ़ी माँ कमला और पांचों की पत्नियां रिया, दिया, कोमल, पायल, साक्षी का जीवन ही बर्बाद हो चुका था। हमने सोचा था इनके शहर जाने से हमारी गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी, हमें ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर नहीं रहना पड़ेगा, न इतनी गरीबी में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। पर देखो, हम तो उससे भी ज्यादा गरीबी की कतार में खड़े हो गए। अब क्या करेंगे हम? आप बाजू तो अपाहिज बनकर घर में बैठ गए, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें क्या पता था कि हमारे साथ ये हादसा हो जाएगा। बहू, तुम मेरे साथ कपड़े सिलाई का काम करो, हम सब मिलकर अपने परिवार का गुजारा चला लेंगे। माँ जी, आपकी सिलाई में क्या रखा है? महीने में तो आपके पास 1 या 2 ग्राहक आते हैं। अब क्या हम जीवन भर ऐसे फटे पुराने कपड़ों में रहें? साक्षी, अब तुम पांचों मिलकर ही गांव से काम करके पैसा कमाओ ना, क्योंकि अब तो हम पांचों भाई किसी काम के लायक नहीं रहे। अब तुम्हें ही अपने इस परिवार को चलाना है। अरे कैसे करी काम? ये फटे कपड़े पहनकर शादी हुई, तब से एक ड्रेस तक नहीं दिला पाए आप हमें। शादी के पहले दिन से चटनी चोटनी खाकर गरीबी में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। हम नहीं जाएंगे ऐसे फटे कपड़े पहनकर बाहर। इतनी गरीबी देखकर कमला की पांचों बहुएं बहुत टूट जाती हैं। उनके पति पहले गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते थे, पर शादी के बाद से उन्हें भी धीरे धीरे काम मिलना बंद हो जाता है। अपने परिवार की गरीबी देखकर पांचों शहर पैसा कमाने जा रहे थे, पर इस हादसे ने पांचों को जीवन भर के लिए अपाहिज बनाकर रख दिया था। तभी कमला गांव में आती है। मेरी सिलाई का काम तो इतना नहीं हो रहा, अब मुझे ही दूसरा कोई काम देखना होगा। बूढ़ी कमला को भी लग रहा था कि उसका पांचों जवान बहुएं फटे कपड़े पहनकर गांव में काम करने नहीं जा सकती। तभी वो काम की तलाश में एक छोटे से खेत के पास आती है, जहां बलराम नाम का एक आदमी अपने खेत में लगे तरह तरह के फूलों को तोड़ रहा था। तभी कमला उससे काम मांगने लगती है। हाँ, काम तो है। मैं ये सारे फूल रोज गांव में ले जाकर बेचता हूँ। क्या तुम मेरे ये फूल गांव में ले जाकर बेचोगी? इसके बदले में मैं तुम्हें रोज के 300 रुपए दिया करूंगा। हाँ, मैं बेचूंगी ना। तभी बलराम कमला को टोकरा भरकर कई सारे ताजे फूल देता है और कमला वो लेकर गांव में बेचने चली जाती है। शाम तक कमला सारे फूल बेच देती है और बलराम उसे 300 रुपए दे देता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। कमला के परिवार वालों को रोज 300 रुपए में अपना गुजारा करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन रात में, माँ जी, हमारे सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं, इन्हें कितनी बार आपने सिया है, फिर भी ये जगह जगह से फटते जा रहे हैं। अब इन फटे कपड़े पहनने में हमें भी शर्म आ रही है। बहू, अब मैं तुम पांचों के लिए नए कपड़े कहाँ से लाऊं? मेरी सिलाई का काम भी बंद हो चुका है और फूल बेचकर मैं जो पैसे कमाती हूँ वो सारे घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। माँ जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? इन फटे कपड़ों में हमें घर से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है। बात तो सही है, बहुएं आखिर जवान हैं, वो कब तक ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनेंगी? अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन कमला फिर से बलराम के खेत के फूल लेकर गांव में आती है। तभी फूलों को देखकर कमला के मन में एक उपाय आता है। अरे वाह, ये उपाय मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया? एक काम करती हूँ, मैं फूलों और पत्तों से साड़ियाँ बनाती हूँ। मेरे पास कपड़ों की तो बहुत सारी कतरन है और मैं सिलाई करना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अपनी बहुओं के लिए फूलों और पत्तों की साड़ियाँ बनाती हूँ। शाम का समय, कमला बलराम के खेत में आती है और वहां से लंबे लंबे कई सारे पौधों के पत्ते, कई सारी डालियां और कई सारे खूबसूरत सी फूल ले आती है और घर आकर उन सबको अपनी बारीक कपड़ों की कतरन से जोड़कर एक बड़ी ही खूबसूरत सी फूलों और पत्तों की साड़ी बना देती है। रिया बहू, ये देख, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर सी फूल और पत्तों की साड़ी बनाई है। ले, इसे पहन ले बहू। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो कितनी प्यारी लग रही है। रिया उस फूलों पत्तों से बनी साड़ी को पहन लेती है। उस खूबसूरत सी साड़ी को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह माँ, ऐसी साड़ी तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगी।
हम तो पहली बार ऐसी साड़ी देख रहे हैं। अब मैं घर से बाहर जा सकूंगी क्या माँ जी? आपने केवल जिठानी जी के लिए ही साड़ी बनाई, हमारे लिए नहीं? कल से तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी बहू। माँ जी, अब कल से मैं भी आपके साथ फूल बेचने आऊंगी। अगले दिन रिया कमला के साथ वहीं फूलों से बनी साड़ी पहनकर गांव में कमला के साथ फूल बेचने लगती है। तभी गांव वाले रिया की फूलों पत्तों से बनी साड़ी देखकर दंग रह जाते हैं। अरे भाई, कितनी खूबसूरत फूलों पत्तों से बनी साड़ी है ये, ऐसी साड़ी तो हमने आज तक नहीं देखी। अरे हाँ, कहाँ से खरीदी आपने ये साड़ी? ये मैंने खरीदी नहीं है, ये मेरी माँ जी ने अपने हाथों से बनाई है। क्या हाथों से बनाई है? वो भी इतनी खूबसूरत साड़ी? अरे वाह, आप तो बड़ी कलाकार हैं। अरे हमारे लिए भी ऐसी फूलों पत्तों से बनी साड़ियाँ बना दीजिए ना। आपका जो भी पैसा होगा हम देने को तैयार हैं। हाँ, मेरे लिए भी बना दीजिए ना, मैं भी आपको इसके बदले पैसे दूंगी। ये सुनकर कमला रिया बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी आपके लिए साड़ियाँ। तभी सुजाता समेत कई सारी महिलाएं कमला को एडवांस में फूलों और पत्तों से बनी साड़ियाँ बनाने के लिए पैसे देकर चले जाते हैं। वाह माँ जी, हमें तो एक नया कारोबार मिल गया करने को। अब मैं भी आपके साथ साड़ियाँ बनवाऊंगी। उसके बाद वो दोनों पैसे लेकर बलराम के पास आते हैं और उसे पैसे देकर उससे फूल और कई सारे पत्ते और कई सारी डालियां ले आते हैं और सब मिलकर कमला के साथ वो फूलों पत्तों से साड़ियां बनाने लगते हैं। इसी तरह रोज कमला बलराम के खेत से फूल लेकर गांव में बेचने जाने लगती है और उसकी बहुएं घर में रहकर लोगों के लिए फूलों पत्तों से साड़ियां बनाने लगी और रात को कमला भी आकर साड़ियां बनाने लगती। अब कमला की पांचों बहुएं भी वो फूलों पत्तों से बनी साड़ियां पहनने लगी। एक दिन सबने वो फूलों पत्तों से बनी साड़ियां पहनी थी। माँ, आपने अपने साथ अपनी बहुओं को भी कामयाब बना दिया। देखा रिया, तुम कह रही थी कि अपना गुजारा कैसे होगा। अब देखो, तुम सबके पास इतना काम आ गया है कि तुम्हें खाने तक की फुर्सत नहीं है। जी, ये सब तो माँ जी के कारण मुमकिन हो पाया है। माँ जी की इस नई फूलों पत्तों से बनी साड़ी ने हमारा तो जीवन ही बदल दिया। माँ जी, अब हम जीवन भर आपकी बनाई फूलों पत्तों की साड़ियाँ पहनेंगे। जी माँ जी, और हम भी आपके साथ लोगों के लिए फूलों पत्तों की साड़ियाँ बनाकर खूब पैसा कमाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे मैंने अपनी अकल से काम चलाकर अपने गिरते परिवार को कामयाबी के रास्ते पर ले आई हूँ। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई परेशानी या मुसीबत हम पर आती है तो हमें हमेशा अकल और समझदारी से काम लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली नई सोच, नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, मस्त रहे और लोगों की मदद करते रहे। सुमन अपनी झोपड़ी में बैठी खाना बना रही होती है। तभी स्टेशन से गुजरने वाली एक ट्रेन की आवाज सुनकर वो भागती हुई बाहर आकर ट्रेन के अंदर से उतर रहे लोगों को देखने लगती है। शायद ट्रेन के किसी डिब्बे से उसके भाई उतर रहे होंगे। भैया! क्या हुआ सुमन, तुम इस तरह से भागती हुई बाहर क्यों आ गई? ललित जी, मुझे लगा कि भैया आ गए हैं। सुमन, तुम्हारे भाई इस ट्रेन में आए होते तो कब के उतर चुके होते। बेचारी बहू अपने पति ललित के साथ आंखों में आंसू लिए हुए झोपड़ी में लौट आती है। जल्दी आ जाओ भैया, आपकी बहन आप सभी का इंतजार कर रही है। एक तरफ जहां उस गरीब बहू की आंखें अपने भाइयों के आने का इंतजार में लगी हुई थी, वहीं उसके गरीब भाई राखी के दिन भी खून पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी कर रहे थे। आज की ताजा खबर, सीएम ने किया शर्तों में बदलाव। जहां फटे पुराने कपड़े पहने गरीब अर्जुन सड़कों पर धूप और गर्मी में धक्के खाते हुए अखबार बेच रहा था, तो वहीं दूसरा भाई राजेश कड़ी धूप में रिक्शा चला रहा था और हेमंत और सुधीर दोनों गरीब भाई अमीर लोगों की गाड़ियां धो रहे थे। अरे हेमंत, थोड़ा जल्दी जल्दी गाड़ी साफ कर। मेरे भाई, गाड़ी को अच्छे से चमकाना, तभी गाड़ी का मालिक हमें इसके पैसे देगा। तभी हम अपनी बहन के लिए राखी का उपहार खरीद सकेंगे। हाँ सुधीर भैया। फिर सभी भाई राखी के दिन देर दोपहर तक खून पसीना बहाकर कमाए गए पैसे से अपनी बहन के लिए तोहफा खरीद कर घर आते हैं और पुराने कपड़े पहनकर अपनी बहन के ससुराल आ जाते हैं। तुम सब देखना, जैसे ही हमारी बहन हम सातों भाइयों को एक साथ देखेगी तो वो बहुत खुश होगी। सुमन मेरी बहन, कहाँ है तू? देख तो तेरे भाई आए हैं। अपने सातों भाइयों को राखी के दिन एक साथ अपने ससुराल में आया देखकर उस गरीब बहू की आंख से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं और वो भागकर उनके गले लग जाती है।
भैया कितनी देर लगा दी अपनी बहन के घर आने में। माँ जी, ललित जी देखिए भैया आ गए। सुमन की सास गायत्री वहां आती है। अरे सुमन बहू, अपने भाइयों को नाश्ता पानी तो कराओ। नहीं माँ जी, हम सातों भाइयों का व्रत है। अपनी प्यारी बहन से राखी बंधवाने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। लाइए राजेश भैया, हाथ आगे बढ़ाइए। सुमन भावुक होकर अपने सातों भाइयों को एक एक करके राखी बांधती है। अपनी बहन को देखकर वो सातों भाई बीती जिंदगी को याद करने लगते हैं। राजेश भैया, ये देखो, इस कचरे में मुझे कितनी सुंदर राखी मिली। अर्जुन मेरे भाई, इस राखी को इस कचरे से मत उठा, इसे यहीं रहने दे, क्योंकि हमारी तो कोई बहन है ही नहीं। ये कहानी है 12 साल के राजेश और उसके छोटे भाइयों की, जो कि सभी भाई अनाथ थे। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। ऐसे में फुटपाथ ही उनके रहने और सोने का ठिकाना था। फुटपाथ से थोड़ी दूर पर ही एक कूड़ेदान था, जहां वो गरीब बच्चे रोज कचरा बीन कर उसे अपना पेट पाल रहे थे। अब कुछ दिनों में वो दिन भी आ जाता है जिसका हर भाई बहन को बेसब्री से इंतजार रहता है। रोज की तरह जब रक्षाबंधन के दिन भी वो गरीब सातों भाई कचरा बीनने के लिए कूड़ेदान में आते हैं, तो कचरे के ढेर में उन्हें मासूम बच्ची मिलती है। पता नहीं कौन इस मासूम बच्ची को ऐसे यहाँ फेंक कर चला गया है। चलो राजेश भैया, इसके माँ बाप को ढूंढते हैं। वो सातों भाई उस मासूम को गोद में लेकर इधर से उधर उसके अपनों को ढूंढते हैं। राजेश भैया, शायद ये बच्ची भी अपन के माफिक अनाथ है और इससे भी अपनी कोई बहन नहीं। इसको हम रख लेते हैं। तो आज से हम सातों भाइयों की बहन है, हम इसे सुमन कहेंगे। उन सातों भाइयों की जिंदगी में सुमन के आ जाने से वो अब बहुत खुश थे और अब वो कचरा बीना छोड़कर मेहनत करने लगते हैं। कोई अखबार बेचता तो कोई गाड़ी साफ करता, और फिर उन्होंने सुमन को स्कूल में दाखिला दिलाया। समय का पहिया घूमता रहा। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। अरे ओ चाची, ये कांच की चूड़ियाँ कैसे दे रही हो? 50 रुपए दर्जन है बेटा। 2 दर्जन चूड़ी दे दो। इस रंग की चूड़ी मेरी सुमन के हाथों में बहुत अच्छी लगेगी। सातों भाई अपने अपने खरीदे हुए तोहफे लेकर घर आते हैं, जहां सुमन थाली में रंग बिरंगी राखी और मिठाइयाँ सजाए हुए उनका इंतजार कर रही थी। मैं कब से आप सातों का इंतजार कर रही थी, अब आए हैं आप सभी। ऐसे तो हर दिन प्यारी बहना कहते थकती नहीं, और आज बहन सुबह से भूखी प्यासी बैठी है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? भगवान के लिए ऐसा मत बोल सुमन। भगवान करे राखी के इस दिन पर तुझे हम सातों भाइयों की उम्र भी लग जाए। इसके बाद सुमन अपने सातों भाइयों की कलाई पर एक एक करके राखी बांधकर उनकी आरती तिलक करती है। अब मिठाई की बारी, ये लीजिए, मुंह खोलिए। देखा राजेश भैया, मैंने कहा था ना, हमारी बहन हमारे लिए राखी के दिन गुलगुले बनाना कभी नहीं भूलती। इसके बाद सातों भाई सुमन को राखी का उपहार देते हैं। ये ले बहन, तेरे गरीब भाइयों की तरफ से तेरी राखी का उपहार। अब सातों भाई बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं और मध्यम वर्गीय गायत्री के बेटे ललित से उसकी शादी करके अपनी बहन की विदाई करते हैं। माँ जी, सुमन सिर्फ हमारी बहन ही नहीं, हम सातों भाइयों की जान है, हमारी कलेजे का टुकड़ा है। आज से ये आपकी अमानत हुई, इसका ख्याल रखिएगा। इस तरह 7 भाइयों के बीच प्यार दुलार से पली सुमन बहन मायके का घर बार को छोड़कर ससुराल आ जाती है। आओ बहू, हमारे छोटे से संसार में तुम्हारा स्वागत है। सुमन बहू होने की सारी जिम्मेदारियों को निभाती है, मगर कुछ महीनों में ललित को फैक्ट्री से निकाल देते हैं। ऐसे में उनके पास ना तो खाने पीने के पैसे होते हैं, न किराया देने के। सुमन बहू, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तुम अपने भाइयों के घर चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की लक्ष्मी इस गरीबी भरे दिनों में हमारे साथ सड़कों के धक्के खाए। नहीं माँ जी, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अपने भाइयों का घर छोड़ते वक्त मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं हर परिस्थिति में आप दोनों के साथ रहूंगी। और जिस बहन के पास कृष्ण जैसे 7 भाई हों, वो बहन गरीब नहीं बल्कि भागों वाली होती है। ऐसी गरीबी में सुमन और उसकी सास और पति रेलवे स्टेशन पर झुग्गी डालकर रहने लगते हैं, मगर ललित सुमन के भाइयों को इस बारे में बता देता है। हम 7 भाइयों के होते हुए हमारी बहन और उसके ससुराल वाले बेघर हो गए। अब हम सातों भाइयों को मिलकर अपनी बहन के सिर से खोई हुई छत लौटानी है। सातों भाई अपनी नींद गंवाकर दिन रात मेहनत करते हैं। धीरे धीरे राखी के त्योहार की खुशी हर तरफ छाने लगती है। बाजार रंग बिरंगी राखी और मिठाइयों से सजने लगते हैं, और राखी के दिन तक खून पसीना बहाकर सुमन के सातों भाई पैसे कमाकर उसके ससुराल बहन से राखी बंधवाने आते हैं। ये लीजिए भैया, मुंह मीठा कीजिए। इस बार भी आपकी बहन ने अपने सातों भाइयों के लिए गुलगुले बनाए हैं, आपको पसंद है ना? सुमन अपने भाइयों को गुलगुले खिलाती है। सुमन,
अपने भाइयों से राखी का तोहफा नहीं मांगोगी? नहीं हेमंत भैया, आप सभी अपनी बहन के घर राखी बंधवाने आ गए, मुझ गरीब को और कुछ नहीं चाहिए। सुमन मेरी बहन, तूने तो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर बहन होने की रीति निभाई, अब बारी तेरे भाइयों की है। बहन आप सभी चलिए हमारे साथ। इसके बाद सुमन अपने ससुराल वालों और अपने भाइयों के साथ उसी घर में आकर खड़ी होती है जहाँ से एक दिन पैसे के कारण उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा था। हमारी प्यारी बहन सुमन, अब ये घर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे ससुराल वालों का है और इसी घर में हमारी बहन बहू बनकर आई थी, है ना माँ जी? हाँ बेटा, काश भगवान तुम जैसे भाई हर बहन को दे। सच कहा था बहू ने उस दिन, मुझे जिस बहन के घर कृष्ण जैसे भाई हो वो गरीब हो ही नहीं सकती। भैया खुश नसीब होगी वो हर एक बहन जिसके पास आप जैसे भाई हों। आप सभी ने मुझे पिता का प्यार, माँ का दुलार और हर खुशी दी, और आज आपने जो किया है उसे एक गरीब बहू का गौरव लौट आया है। इस तरह रक्षाबंधन के दिन उस गरीब बहू के साथों भाई बहन का छीना हुआ ससुराल का घर आंगन उसे लौटा कर देते हुए भाई होने का फर्ज निभाते हैं। भाई बहनों के बीच का यही अटूट बंधन तो राखी की रीत है।